Hello, curious minds. Welcome to Nerdy Niche, the place where learning becomes fun, fast, and a little bit nerdy. Make sure you hit the subscribe button and ring the bell icon क्योंकि हर लेक्चर में आपको मिलेंगे cool facts, practice worksheets, and the things you didn't know you needed to know. So let's get into it. In today's lecture, we are going to discuss some more topics of some basic concepts of chemistry. जैसा कि अगर आपको पिछली क्लास में याद हो कि हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर करे थे, हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ने से क्या होगा। हमने ये भी जाना कि हमारे एंसेस्टर्स ने केमिस्ट्री बनाई क्यों। साथ ही साथ हमने ये पढ़ा कि केमिस्ट्री के हमारे एवरीडे लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस है, जैसे कि मेडिसिन, एग्रीकल्चरल यूज, एनवायरमेंटल यूज। उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि जो केमिस्ट्री है इसके एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। फिर हमने ये देखा कि केमिस्ट्री में मैटर क्या होता है, मैटर कितने टाइप के होते हैं, मैटर क्लासिफाई किस किस टाइप में हो सकते हैं। और फिर हमने देखी मेजरमेंट की यूनिट, मेजरमेंट की कितनी यूनिट्स होती हैं, यूनिट सिस्टम क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स, वन इज फंडामेंटल यूनिट एंड अदर वन इज डेराइव्ड यूनिट। दो तरीके की यूनिट्स होती है। हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स कल के लेक्चर में कवर की हुई है। जिसने भी वो क्लास मिस की हो तो काइंडली विजिट द क्लास, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आज हम कवर करने वाले हैं कुछ और टॉपिक। सबसे पहले हम थोड़ा सा पिछली क्लास का रिकैप करेंगे। मैंने आपको ये टेबल दी थी और मैंने आपसे बोला था कि आपको इन टेबल को लर्न करना है सारे प्रीफिक्सेस के साथ में। पर अगर किसी बच्चे को पूरी टेबल याद नहीं होती है तो वो पिको से लेकर टेरा तक भी याद कर सकता है। इतना याद करना कंपलसरी है, ठीक है? क्या है? कंपलसरी है, ठीक? क्यों कंपलसरी है? क्योंकि आपको जब कभी भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, चाहे फिजिक्स में करें चाहे केमिस्ट्री में करें, अगर आप मैथ्स के बच्चे हैं तो मैथ्स में भी आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पर आपको ये प्रीफिक्सेस का पता होना जरूरी है कन्वर्जन्स के लिए, ठीक है? आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक? अब हम बात कर रहे थे कि मैंने बोला था आपसे कि मैं इन डायग्राम्स में जो मशीन दी हुई है इनके बारे में बताऊंगी। अगर किसी बच्चे ने सर्च किया हो तो ये है वेइंग मशीन, है ना? वेइंग मशीन का काम क्या होता है बच्चों? वेइंग मशीन का काम होता है किसी भी चीज का वेट मेजर करना, है ना? ये दो तरीके की वेइंग मशीन है, ये मैनुअल है और ये वाली डिजिटल है, ठीक? मैनुअल मशीन यानी मैं मैनुअली यहाँ पर क्या करूंगी, से फॉर एग्जाम्पल मैं येलो कलर ले लेती हूँ, यहाँ पर मैं कोई सैंपल रखूंगी और यहाँ पर मैं कोई वेट रखूंगी और फिर उससे मैं मेजर करूंगी कि यहाँ पे जो सैंपल रखा है वो इस वेट के बराबर है या नहीं। उससे मैं क्या फाइंड कर सकती हूँ? वेट ऑफ द सैंपल। सिमिलरली यहाँ डिजिटल वाली मशीन पर मुझे ना किसी भी वेट की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं सिंपली क्या करूंगी, मैं अपना सैंपल एज इट इज यहाँ रख दूंगी और इस डिजिटल मीटर पर वो वेट निकलकर दिखाई देने लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पर मेरा मैनुअल काम खत्म हो जाता है और एरर्स कम होते हैं। इन दोनों मशीन में एक चीज कॉमन देखेंगे आप कि यहाँ पर दोनों के ऊपर एक केस बना हुआ है ना? इन दोनों मशीन के ऊपर केस बना हुआ है। ये केस क्यों बना हुआ है? टू अवॉइड एनी एरर्स टू हैपन। किसी भी वजह से ये मशीन्स क्या होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं। इनके ऊपर अगर आप कोई वजन रखते भी हो या नहीं भी रखते हो वो उसको तुरंत कैच कर लेती है। दे कैन ऑल्सो कैच द वेट ऑफ एयर। सो दैट्स वाई जब ये इतनी सेंसिटिव मशीन्स है तो इस वजह से हम इन्हें कवर करके वेट करते हैं ताकि एयर के पार्टिकल्स इस मेजरमेंट को किसी भी तरीके से एररफुल ना बना दे, ठीक है? इतनी बात आई होप सबके समझ में आ गई होगी। ये दोनों तरीके की वेइंग मशीन आपके केमिस्ट्री लैबोरेटरी में होंगी। इनमें से कोई एक 100% होगी, एक होना जरूरी है क्योंकि कोई भी केमिस्ट्री लैब इन दोनों मशीन्स के बिना नहीं बन सकती है। इनमें से एक मशीन वेइ करने के लिए जरूरी है। ये मशीन आजकल कॉमनली हर केमिस्ट्री लैब में पाई जाती है जो कि आपकी डिजिटल वाली है, क्योंकि ये बहुत ईजी टू यूज है और इसमें एरर्स भी कम होते हैं, ठीक है? हम कुछ और भी जो यूनिट्स हैं हमारे लैबोरेटरी में मिलती हैं उनको भी देख लेते हैं, जैसे कि बीकर, कॉनिकल फ्लास्क,
मेजरिंग सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, सिरिंज, पिपेट एंड ब्यूरेट। बीकर सबको पता है किस लिए यूज होता है, टू कीप एनी सैंपल, यहाँ पे मेजरमेंट भी ले सकते हैं हम उसमें। कॉनिकल फ्लास्क भी बीकर के जैसे स्टोर करने के लिए यूज होता है, बट इसका माउथ छोटा होता है, तो ये टाइट्रेशन वगैरह में बहुत इजीली यूज हो सकता है, इससे कोई भी सैंपल बाहर नहीं गिरता। हमारा ब्यूरेट इसके मुंह के पास में, अगर हम इसे ब्यूरेट जो है यहाँ पर हम ऐसे फिक्स कर दे ब्यूरेट को, तो यहाँ से सैंपल कहीं भी बाहर जाने के चांसेस नहीं होते हैं। मेजरिंग सिलेंडर, किसी भी तरीके से हमारा कोई भी सैंपल प्रिपेयर करने के लिए वॉल्यूम मेजर करना वाटर की, हम इसमें करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का होता है, जैसे 250 ml है तो 250 ml का ही पूरा भरना पड़ेगा, तब 250 ml का सैंपल बनेगा। इसमें हम अलग अलग तरीके के मेजरमेंट नहीं ले सकते, जैसे 50, 100, जैसे हम बीकर में, कॉनिकल फ्लास्क में और मेजरिंग सिलेंडर में ले सकते थे, यहाँ पर 250 मतलब 250। सिरिंज ड्रॉप वाइज रिलीज करने के लिए इसी सब्सटेंस को। पिपेट एक ऐसी चीज है जिसे आप स्ट्रॉ के जैसा यूज करते हैं, यहाँ पर भी ये होल है, यहाँ पर भी होल है, आप यहाँ से सक्शन करना स्टार्ट करते हैं किसी सैंपल को। फॉर एग्जाम्पल हम एसिटिक एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड के सैंपल को हम सक करना स्टार्ट करते हैं, हमने सक करना स्टार्ट किया, और जब ये लाइन दिख रही है ना, इस लाइन तक हमारा सैंपल आता है, तब तक हम सक करते हैं उस चीज को, और उसके बाद हम उसे रिलीज करके यहाँ पर थम लगा लेते हैं, सो दैट हमारा सैंपल मेजर हो जाए। यहाँ पिपेट में आप 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml ऐसे करके कई मेजरमेंट्स के पिपेट्स आते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। फिर आता है ब्यूरेट। ब्यूरेट ड्रॉप बाय ड्रॉप किसी सब्सटेंस को रिलीज करने के लिए यूज होता है, यानी अगर कोई भी चीज आपको सैंपल के तौर पर आपको ड्रॉप वाइज रिलीज करनी है, ये टाइट्रेशन में यूज होता है, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। टाइट्रेशन अभी आपके सिलेबस में एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, पर उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं टाइट्रेशन के बारे में आपको पढ़ाऊं। अब आते हैं सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे। सबसे पहले जब हम मास मेजर करने की बात कर रहे हैं, तो वहां दो टर्म्स आती हैं हमारे नॉलेज में, एक आती है मास, एक आती है वेट, है ना। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? मास इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर, एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर है, ठीक है। और वेट क्या है? वेट इज द measure of mass under influence of gravity। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो हम कह सकते हैं कि वेट equals to mass into gravity, that is W equals to M into G। इतनी बात सबको समझ में आई? आई होप क्लियर होगी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और ये हम 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा, अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी? वेट की यूनिट होती है या तो न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम इज द स्पेस occupied by matter, that is कोई भी मैटर का जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई होता है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। इट इज मेजर्ड इन मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, और इन ml और इन लीटर्स, ठीक है। इतनी बात आई होप क्लियर होगी। फिर हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, दैट इज डेंसिटी।
अच्छे से देखते जाना फॉर्मूलाज, क्योंकि बाद में इन फॉर्मूलाज का कैसे यूज करना है मैं ये भी बताने वाली हूँ। डेरिवेशंस में ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं और बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते हैं। डेंसिटी इज मास प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। कितनी वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम equals to density. I hope this is clear. Easy formula. ठीक. Now we can say that कि density equals to mass upon volume. Therefore density का यूनिट है ग्राम पर ml और kg पर लीटर। ये वाली यूनिट यूजुअली सबसे ज्यादा यूज होती है, क्योंकि हमारा यूजुअल मेजरमेंट ग्राम पर ml में होता है। हम ml में सैंपल क्रिएट करते हैं और ग्राम में उसको डालते हैं। kg और लीटर में सब्सटेंस प्रिपेयर बहुत कम होता है। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें थी जो हमने यहाँ पर पढ़ी। ठीक है, 1 मिनट में जरा यहाँ पर मोलारिटी है, फॉर्मूला मास, एटॉमिक मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोल कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला मास नहीं दिया। अब इसी को अपन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, डेंसिटी सबको समझ में आ गई। अब मैं कुछ चीजें जो पढ़ा रही हूँ वो आपको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार बस अपन चेक कर लें कि मल्टीपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, H2O, गिब्स लॉ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, एम्पिरिकल। हाँ, ये हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, अभी हमने ये नहीं करे हैं कवर। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी आई होप सबको समझ में आ गई है ना। ये मैंने एक्चुअल में इसलिए आपको नहीं करे थे ऑलरेडी स्लाइड्स एंटर, मैं करना चाहती तो कर सकती थी, पर मैंने इसलिए नहीं करे थे क्योंकि ये सारे फॉर्मूला जब तक हम करके नहीं देखते तब तक हमसे बनते नहीं है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर बेटा अपने दिमाग में डाल लो कि जब कभी भी हम किसी भी दो सब्सटेंस को मिलाते हैं तो जब वो मिक्स हो जाते हैं आपस में प्रॉपरली तो वो बनाते हैं सॉल्यूशन, है ना, बनाते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास होते हैं दो कंपोनेंट, है ना, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। हम सॉल्वेंट को मान रहे हैं हमारा कंपोनेंट ए और सॉल्यूट को मान रहे हैं हमारा कंपोनेंट बी। ठीक, बस इतनी बात ध्यान में रखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं मोल से। मोल अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है 9th क्लास में, है ना, यूजुअली टीचर्स पढ़ा देते हैं, पर अगर आपके सिलेबस में नहीं था, मतलब था तो नहीं, और आपके टीचर ने भी नहीं पढ़ाया था, तो आप इतना समझ लो कि मोल एक ऐसा अमाउंट है सब्सटेंस का जो कि 1/12 है कार्बन एटम की। जब साइंटिस्ट ने कार्बन एटम उठाया, ठीक है, तो उसके उन्होंने 12 इक्वल पार्ट्स करे। कितने करे? 8, 9, 10 और 11 एंड 12 इक्वल पार्ट करे हैं। और इस 12 इक्वल पार्ट का जो 1/12 पोर्शन है, ठीक है, 1/12 पोर्शन है, इसको इन्होंने कहा था 1U। ठीक है, इसको इन्होंने कहा था मास के हिसाब से 1U। ठीक, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सैंपल। अब इसी को उन्होंने मोल कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया। उन्होंने कहा जब 12 ग्राम किसी कार्बन का सैंपल लेंगे हम, और मास भी कार्बन का कितना है? 12U है। ठीक है, तो 12 ग्राम सैंपल जब हम लेते हैं और 12 ही उसका एटॉमिक मास है, तब ये सब्सटेंस कहलाता है 1 मोल। यानी सिंपल शब्दों में किसी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, उस मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग अगर हम उतने ही सेम क्वांटिटी में ग्राम्स में उस सब्सटेंस को ले लेते हैं तो वो सब्सटेंस कहलाता है 1 मोल। 1 मोल से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसके अंदर
हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मैंने वाटर, ठीक है, वाटर का 1 मोल लिया है, तो 1 मोल ऑफ वाटर में 1 मोल ऑफ वाटर, इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे पानी के, यानी H2O जैसे इतने सारे पार्टिकल्स हैं पानी के, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। और ये कब मिलेगा? वाटर का वेट कितना होता है? 2 इंटू 1 प्लस 16 यानी 18U होता है। तो 18 ग्राम पानी में इतने पार्टिकल्स होंगे। अभी मेरे ख्याल से किसी को भी डाउट हो तो एक बार बताना, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक बार फिर से मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि वहां पर मोल कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब मोल कॉन्सेप्ट के बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल मुझे बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि नहीं तो फिर आप पूछते कि मैम क्या है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स का फ्रैक्शन लेना, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, ए है और पी है, तो दोनों के ही मोल्स होंगे, यानी मोल्स को हम डिनोट करते हैं एन से, तो ए के मोल्स होंगे Na और बी के मोल्स होंगे Nb। और मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ द सैंपल अपॉन मास ऑफ द सैंपल, ठीक है, वेट अपॉन मास। इज दैट क्लियर? तो हम बोल सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं W अपॉन M। तो हम ऐसा लिख सकते हैं Na इक्वल्स टू WA अपॉन Ma और NB इक्वल्स टू WB अपॉन MB, है ना। और मोल का फ्रैक्शन कैसा होगा? फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे ये मेरा सोल्यूशन है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, ये सॉल्यूट सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? बोलोगे मैम 1/2 सॉल्यूट का और 1/2 सॉल्वेंट का, करेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि इसका फ्रैक्शन, जैसे मान लो मुझे Na का फ्रैक्शन निकालना है, Na ये Na है और ये Nb है, मुझे Na का फ्रैक्शन निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगी? Na अपॉन Na प्लस Nb, होल में से ना, ये होल है, Na प्लस Nb होल है, और इसको मैं डिनोट करती हूँ मोल फ्रैक्शन से, और मोल फ्रैक्शन को हम लिखते हैं काई से। ये x नहीं है, ये काई है, इसे हम काई कहते हैं। तो काई A इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस Nb और काई B इक्वल्स टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। तो यहाँ पे हमें ये चीज समझ में आई कि ये मोल फ्रैक्शन है, और मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस है। कैसा है? यूनिटलेस है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है, यहाँ पर कोई भी यूनिट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मोलारिटी पे। मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, इसकी SI यूनिट होती है मोलार। मोलार यानी या तो कैपिटल M और या फिर ये हो सकती है ग्राम, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, ठीक है। अब इसे मेजर कैसे करते हैं? मोलारिटी इज इक्वल्स टू मोल्स यानी moles of any substance upon volume in liter,
ठीक, मोल्स को हम कैसे लिखते हैं, एन से, वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, वी, पर ये लीटर के फॉर्म में, ठीक है, इसलिए मैंने एन लिखा है यहाँ पर। तो मैं लिख सकती हूँ एन को ऐसे W अपॉन एम, है ना, W अपॉन एम इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, रेसिप्रोकल कर दिया है ना, डिवाइड कर दिया, इसको लीटर को कर दिया मैंने ml में कन्वर्ट, तो ये यहाँ पर ऐसा बन गया। ठीक, तो मोलारिटी इक्वल्स टू कैपिटल M इक्वल्स टू WB अपॉन MB। मैं B इसलिए लिख रही हूँ कि हम सॉल्यूट के टर्म्स में लिख रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि मैम B कहाँ से आ गया, मैंने बताया था कि ये सॉल्यूट के लिए यूज करते हैं, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, मोलालिटी आएंगे अब अपन नेक्स्ट, ठीक है, क्या है मोलालिटी। अब इसमें क्या डिफरेंस है, बोलो मैम एल का, यूजुअली ऐसा बच्चे बोल देते कई बार कि मैम मोलारिटी और मोलालिटी एल का अंतर है, एल और आर नहीं, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है, और इसकी यूनिट होती है मोलाल, MOLAL, या फिर मोल्स पर केजी, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं मोलालिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो भी है अपॉन द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी के टर्म्स में, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ND अपॉन वेट इन केजी, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट सॉल्वेंट को हम कैसे डिनोट कर रहे थे, ए से, तो आई कैन राइट इट एज WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम्स, ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। ये किसके इक्वल है, मोलालिटी के इक्वल है, ठीक है, ये कहलाती है मोलालिटी। ठीक, आई होप इतना आप सबको क्लियर होगा, है ना, इतना मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर होना चाहिए। इसमें यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं कन्वर्जन पर, राउंड ऑफ कर लेते हैं पहले हम, राउंडिंग ऑफ द फिगर्स। ठीक है, अगर मान लो मेरा कोई आंसर है जो कि बहुत ज्यादा डेसिमल एक्सपेंशन में आ रहा है, उसे मुझे 2 डेसिमल तक रखना है, 165, 2 डेसिमल तक रखना है, 0.135, 0.161, 0.169। सबसे पहले नीचे वाला देख लेते हैं, 169, मुझे 2 डेसिमल तक रखना है तो मुझे ये हटाना है। अगर मेरा नंबर 6 से लेकर 9 तक आ रहा है तो मैं +1 कर देती हूँ, यानी मैं यहाँ क्या कर लूंगी, 0.17 कर दूंगी, इजी। अगर मेरा नंबर 0 से लेकर 4 तक लाए कर रहा है तो मैं नो एडिशन करूंगी, यानी इस नंबर को मैं एज इट इज रहने दूंगी, इट विल बी 0.16 ओनली। पर जब 5 आता है तो 5 के लिए रूल होता है कि इफ 5 इज आफ्टर 5 इज द सक्सेसर ऑफ 3, ठीक है, मतलब अगर मान लो ये 5 0 से लेकर 4 तक के नंबर के बाद, 0 से लेकर 4 नहीं, रुकिए, अगर ये 5 किसी भी ऑड नंबर के बाद लगता है, ठीक है, किसी भी ऑड, तो ये करता है +1, और अगर 5 लग रहा है किसी भी इवन नंबर के बाद तो ये करता है 0+,
यानी अगर ऑड के बाद लगा तो +1 होके 0.14 हो गया, और अगर इवन के बाद लगा तो 0.16 एज इट इज रहेगा। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। ये आपका राउंडिंग ऑफ द फिगर है। ठीक, अब हम कल करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, इनके रूल्स और एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा मे भी हो सकता है आपको बोरिंग लगे, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको प्रॉपरली इसे पढ़ा पाऊँ। अगर आपको कोई भी डाउट्स निकलते हैं, आपको चीज समझ में नहीं आता है, कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि ही वांट्स टू नो लर्न द क्वांटम केमिस्ट्री, है ना, तो क्वांटम केमिस्ट्री अपन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। बट अभी ये वाला चैप्टर बेसिक है, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इससे आपकी फाउंडेशन वीक हो गई तो फिर आप आगे के चैप्टर्स में डिफिकल्टी फेस करेंगे, है ना। और मैं नहीं चाहती मेरा कोई भी बच्चा डिफिकल्टी फेस करे, तो आप ये सब चीजें रिवाइज करेंगे और कल हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे। आपका होमवर्क है आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को एक बार रीड करके आएंगे। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।